हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 550 तक प्रश्न को कवर कर लिया था। चलिए आज के इस पार्ट में इनसे आगे के प्रश्नों को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं, अपने प्रश्न की ओर आते हैं। 551 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कान के पर्दे का कंपन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ध्वनि तरंग के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साउंड वेव के कारण। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है कि जब ध्वनि तरंगे कान की नली से होकर गुजरती है तो वे कान के पर्दे को कंपन करने के कारण बनाती है। यह कंपन इसलिए होता है क्योंकि ध्वनि तरंगों में वायु दाब में भिन्नता होती है, ठीक है, जिसके कारण कान की नली में हवा के कण आगे पीछे दोलन करते हैं। वायु दाब में ये दोलन कर्ण के पर्दे पर दबाव डालते हैं, जिससे यह ध्वनि तरंग के साथ तालमेल बिठाते हुए अंदर और बाहर की ओर गति करते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 552 नंबर क्या कह रहा है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या है? मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या है? ठीक है, देखिए हीमोग्लोबिन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जो है मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है? मानव शरीर में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ऊतक तक पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड को सांस छोड़ने के लिए फेफड़ों में वापस ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 553 नंबर में 553 नंबर क्या कह रहा है? एक कोशिका मोटाई वाली वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? कोशिका मोटाई वाली वाहिकाओं को क्या कहते हैं? कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 554 नंबर में विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है? कोबालामिन, साइनोकोबालामिन कहते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोबालामिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। समरी में क्या कह रहा है कि कोबालामिन जो है वो B12 का रासायनिक नाम है। ठीक है, थायमिन क्या है? B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। ठीक है, B2 का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लोविन है, और विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन C का रासायनिक नाम एग्जॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, और विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरॉल, और विटामिन K का रासायनिक नाम जो है फाइलोक्विनोन। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 555 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन है? मछली का तेल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके समरी को देखते हैं। मछली ये जो विटामिन ए के अच्छे स्रोत में शामिल है। ठीक है, यकृत विशेष रूप से गाय का यकृत विटामिन ए के सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक है। यह रेटिनॉल के रूप में विटामिन ए प्रदान करता है जो अत्यधिक जैव उपलब्ध है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मछली के लीवर का तेल जैसे कि कॉड लीवर तेल विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। इनमें विटामिन डी भी होता है, जो कि इन्हें एक मूल्यवान आहार और अनुपूरक बनाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 556 नंबर देखिए क्या है। पहले इसके समरी को पढ़ लेते हैं। डेयरी उत्पाद दूध, पनीर और दही जैसे डेयरी उत्पादों में विटामिन ए होता है, मुख्यतः रेटिनॉल और उसके पूर्ववर्तित रूप में। ठीक है, और देखिए क्या पॉइंट कह रहा है कि अंडे की जर्दी विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है, मुख्य रूप से रेटिनॉल के रूप में। ठीक है, 556 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रक्त वाला है? ठीक है, कौन सा गर्म रक्त वाला है? तो कबूतर जो होते हैं वो गर्म रक्त वाले पक्षी हैं। आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं।
समतापी जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर की ऊष्मा स्वयं बना सकते हैं। पक्षी और स्तनधारी समतापी होते हैं। ठीक है, पक्षी और स्तनधारी क्या होते हैं? समतापी होते हैं। कबूतर गर्म रक्त वाले जंतु हैं। पक्षी होने के नाते कबूतर एंडोथर्मिक होते हैं, जिसका अर्थ होता है उसके पास अपने शरीर के तापमान को आंतरिक रूप से नियंत्रित करने की क्षमता होती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 557 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिर्ची में तीखापन किसके कारण होता है? तो मिर्ची में तीखापन जो है वो कैप्साइन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैप्साइन के कारण जो है मिर्ची में तीखापन होता है। ठीक है, आइए इनके समरी को पढ़ लेते हैं। समरी क्या कह रहा है कि मिर्ची में तीखापन मुख्य रूप से कैप्साइनोइड्स नामक यौगिक के समूह की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 558 नंबर क्या कह रहा है कि नाइट्रेट्स को N2 में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नाइट्रेट्स को N2 में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को जो है वो डिनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इनको देख लेते हैं कि नाइट्रेट्स जो है NO3 को नाइट्रोजन गैस N2 में बदलने की प्रक्रिया को विनाइट्रीकरण कहा जाता है। विनाइट्रीकरण एक सूक्ष्म प्रक्रिया है जो कुछ बैक्टीरिया और आर्किया द्वारा एनारोबिक स्थितियों की कमी वाले में की जाती है। ठीक है, 559 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि DNA का कौन सा भाग प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? तो DNA का कौन सा भाग प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? तो जीन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीन। ठीक है, आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। जीन DNA का एक खंड है जिसमें विशिष्ट प्रोटीन या क्रियात्मक RNA अणु बनने के निर्देश होते हैं। ठीक है, जीन आनुवंशिकता की मूल इकाइयां हैं और किसी जीव की विशेषताओं और लक्षणों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 560 नंबर में क्या कह रहा है? वह प्रक्रिया जिसमें लक्षण माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न क्या कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें लक्षण माता पिता के संतानों में स्थानांतरित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो आनुवंशिकता कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आनुवंशिकता। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इनके समरी को पढ़ लेते हैं। आनुवंशिकता का अध्ययन आनुवंशिकी में एक केंद्र विषय है जो जीव विज्ञान की एक शाखा है जो जीवों को विरासत और विविधता के सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, 561 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड को पृथ्वी के बल के साथ आकर्षित करती है। तो कितने बल के साथ आकर्षित करती है? 9.8 न्यूटन बल के साथ जो है आकर्षित करती है। ठीक है, आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। कह रहा कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक पिंड पृथ्वी द्वारा अपने भार के बराबर बल को आकर्षित होता है। यह बल जिसे गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लगभग 9.81 न्यूटन है। और क्या कह रहा अगला पॉइंट? यह एक बल है जो वस्तुओं को पृथ्वी की सतह की ओर गिरने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तथा उन्हें भार प्रदान करता है। ठीक है, आइए अगले पॉइंट को देखते हैं कि इस बल की गणना न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम का उपयोग करके की जाती है जो वस्तुओं के द्रव्यमान और उसके बीच की दूरी पर विचार करता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 562 नंबर कह रहा कि कृत्रिम जीन किसने बनाया था? कृत्रिम जीन जो है वो किसने बनाया था? हरविंद खुराना ने बनाया था, हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए इनके समरी को देख लेते हैं। कृत्रिम जीन जिन्हें सिंथेटिक जीन के रूप में भी जाना जाता है DNA के अनुक्रमण हैं जिन्हें प्राकृतिक में पाए जाने के बजाय प्रयोगशाला सेटिंग्स में
विज्ञानों द्वारा डिजाइनों और संश्लेषित किया जाता है। ठीक है, 563 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोटोवोल्टेइक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी। फोटोवोल्टेइक प्रभाव की अवधारणा जो है वो एडम बेकरेल ने दी थी। एडम बेकरेल ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। समरी क्या कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की अवधारणा को पहली बार 1839 में फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी अलेक्जेंडर एडम बेकरेल ने देखा था। ठीक है, उन्होंने पाया कि कुछ पदार्थ प्रकाश के संपर्क में आने पर विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका कि इस खोज ने सौर कोशिकाओं और प्रकाश विद्युत प्रौद्योगिकी के विकास की नींव रखी। ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश से बिजली उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सौर पैनलों के आवश्यक घटक हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 564 नंबर कह रहा है कि मीट्रिक प्रणाली किससे शुरू की गई, किससे शुरू की। तो मीट्रिक प्रणाली किससे शुरू की, तो इनके ऑप्शंस दिए गए हैं। फ्रांसीसी सरकार के द्वारा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांसीसी सरकार के द्वारा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 565 नंबर में ENT विशेषज्ञ निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं। ENT विशेषज्ञ जो है वो कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं, तो कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है कि ENT विशेषज्ञ आमतौर पर गले और षड्यंत्र की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दर्पण का अवतल आकार जांच किए जा रहे क्षेत्र पर प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करता है। ठीक है, जिससे गले और स्वर रज्जु स्पष्ट दृश्य मिलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसमें विशेषज्ञ को ऊपरी वायु मार्ग में मौजूद किसी भी असामान्यता या स्थिति को देखने में सहायता मिलती है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 566 नंबर में क्या कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जाता है। तो तार का प्रतिरोध जो है R=VI के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 567 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल रेखा में गति का सूत्र है। सरल रेखा में गति का सूत्र है V=U+AT। ठीक है, ये सरल रेखा में गति का सूत्र है। आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। गति का समीकरण जिसका श्रेय अक्सर क्या मतलब कि आइजैक न्यूटन को ही दिया जाता है और किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, विस्थापन और समय के बीच संबंध का वर्णन करता है। समीकरण नियत त्वरण से गुजरने वाली वस्तुओं पर लगता है। ठीक है, तो गति का प्रथम समीकरण क्या हो गया कि V=U+AT हो गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 568 नंबर में प्रश्न क्या कह रहा है कि घर्षण बल से संबंधित ऊर्जा परिवर्तन इनमें से कौन सा है। तो घर्षण बल से संबंधित ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी यानी कि गति ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले पर इसके समरी को देख लेते हैं। जब गतिज ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो इसमें अक्सर घर्षण बल शामिल होते हैं। यहाँ कुछ परिदृश्य दिए गए हैं जहाँ रूपांतरण होता है। ठीक है, वाहनों में ब्रेक लगाना जब आप किसी चलते वाहन में ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक पैड और पहिए के बीच घर्षण कारण वाहन की गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और यह प्रक्रिया वाहन की गतिज ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में नष्ट करके उसकी गति को धीमा कर देता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 569 नंबर में 569 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 569 नंबर, जब आप रबर बैंड को खींचते हैं तो स्थानांतरित ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इनके समरी को पढ़ लेते हैं। पहले, जब आप रबर बैंड को खींचते हैं
तो स्थानांतरित ऊर्जा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा को के रूप में संग्रहित हो जाती है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु को खींचने या संपीड़ित करने पर उसमें संग्रहित होता है। ठीक है, खींचे हुए रबर बैंड की स्थिति में रबर को खींचने का कार्य किया जाता है, जिसमें स्थितिज ऊर्जा जमा हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि यह स्थितिज ऊर्जा जब जारी होता है तब रबर बैंड को अपनी मूल बिना खींची हुई स्थिति में लौटने की अनुमति दी जाती है, जैसे कि जब इसे छोड़ भाग जाता है, कोई इसे छोड़ भाग जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 570 नंबर। 5C यानी कि 5 कूलम के आवेश को 16 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में कितना कार्य होगा? तो 80 जूल कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 571 नंबर। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगनी हो जाती है तो उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 572 नंबर। m द्रव्यमान के किसी पिंड को 2r त्रिज्या वाली कक्षा से 3 त्रिज्या वाली कक्षा में ले जाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो G कैपिटल M स्मॉल m बटे 6r होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 573 नंबर में किसी गैस की गतिज ऊर्जा E और उसके दाब P के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तो P = 2/3E। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 574 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? तो कौन सा अम्लीय प्रकृति का? नींबू का रस जो है वो अम्लीय प्रकृति का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। नींबू का रस अम्लीय होता है, इनमें साइट्रिक अम्ल होता है जो इसे खट्टा स्वाद और अम्लीय गुण देते हैं। जब नींबू का रस जल में घुल जाता है तो यह हाइड्रोजन आयन H+ त्यागता है, जिससे कि विलयन अम्लीय हो जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 575 नंबर में अम्ल क्षारों के साथ प्रतिक्रिया करता है और नमक व पानी बनाता है। इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उदासीनीकरण कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। अम्ल क्षार अभिक्रिया, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है, ठीक है, जब होती है जब एक अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके नमक और जल बनाते हैं। अभिक्रिया के लिए सामान्य समीकरण क्या हो जाएगा? अम्ल प्लस क्षार और क्या बनाएगा? नमक और जल देगा। ठीक है, ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 576 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देगा? तो वो K है, यानी कि पोटेशियम जो है सबसे आसानी तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 577 नंबर में निम्नलिखित यानी कि इनमें से कौन सी गैस चूहे की पानी को दूधिया बनाती है? तो कौन सी गैस चूहे की पानी को दूधिया बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 558 नंबर में प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला धातु कौन है? तो धातु जो है स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला AU और CU है। ठीक है ना, चांदी, सोना, तांबा जो है ये प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, आइए इनके समरी को पढ़ते हैं। सोना, चांदी, तांबा और प्लेटिनम ऐसी धातुएं हैं जो प्राकृतिक में अपनी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, 569 नंबर देखिए क्या कह रहा है। जिस प्रतिक्रिया में उष्मा ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं? उसे
एक्सोथर्मिक कहते हैं, यानी कि ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 580 नंबर में। ठीक है, हमारे शरीर में वह उत्प्रेरक जो भोजन को तोड़ने में मदद करता है, तो वह भोजन क्या है जो भोजन को तोड़ने में मदद करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम है, यानी कि पाचन एंजाइम है जो हमारे शरीर में भोजन को तोड़ने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 581 नंबर में। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का रंग क्या होता है? AgBr का रंग क्या होता है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि पीला होगा। देखिए आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr हल्का पीला या क्रीम रंग के ठोस पदार्थ होते हैं। यह जल में अभिलेय होता है और इसके प्रकाश सुग्राही गुणों के कारण अक्सर फोटोग्राफिक फिल्म और कागज़ में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 582 नंबर में। किसी तरल के दूसरे तरल में प्रसार के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? इमल्सन है, इमल्सन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 583 नंबर में। 583 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिक्रिया की दर को धीमा कर देता है? तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट जो है वो धीमा कर देता नहीं, बिल्कुल गलत है। कैटलिस्ट प्रमोटर्स ये भी गलत है। उत्प्रेरक प्रवर्तक समान उत्प्रेरक होमोजीनियस कैटलिस्ट ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो मोर देन उपरोक्त में से एक से अधिक ये भी नहीं, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, आइए इनके समरी को पढ़ लेते हैं। समरी क्या कह रहा है कि विषमांगी उत्प्रेरक जो होते हैं वो उत्प्रेरक अभिकारकों से भिन्न चरण में होता है। ठीक है, विषम उत्प्रेरक एक सतह प्रदान करके काम करते हैं जिस पर अभिकारक उत्पादकों के रूप में सोख सकते हैं, प्रतिक्रिया कर सकते हैं और फिर डिसॉल्व कर सकते हैं। इनका उपयोग आमतौर पर प्रतिक्रियाओं को तेज करने के लिए किया जाता है, ना कि उन्हें धीमा करने के लिए। ठीक है, उत्प्रेरक मोटर को देखिए क्या कह रहा है कि उत्प्रेरक प्रमोटर वे पदार्थ होते हैं जिन्हें उत्प्रेरक की प्रतिभाशालीशीलता बढ़ाना के लिए थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है, लेकिन वे स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं। वे उत्प्रेरक गतिविधि को बढ़ाते हैं जिससे कि प्रतिक्रिया दर कम होने के बजाय बढ़ जाती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 584 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लायोफोबिक कोलॉइड्स का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा लायोफोबिक कोलॉइड्स का उदाहरण नहीं है? तो NaCl सोडियम NaCl विलियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आइए इनके समरी को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द्रव्य प्रतिरोधी कोलॉइड्स जिन्हें हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कोलॉइड्स प्रणालियां हैं जिसमें परीक्षित अवस्था में प्रक्षेपण माध्यम के लिए बहुत ही कम समानता नहीं होती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 585 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अस्पर्शन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? अस्पर्शन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो स्याही में डूबी हुई रुई जो है वो अस्पर्शन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 586 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सीधे लोगों के उपचार के लिए कभी उपयोग में नहीं किया जाना चाहिए? तो विसंक्रमक है, यानी कि विसंक्रमक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 587 नंबर में। लुईस का उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसके व्यवहार को समझाती है? लुईस का उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसके व्यवहार को समझाती है? तो अल्कली यानी कि क्षारक को और प्रोटोनिक अम्ल को। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 588 नंबर में। तट अस्थिरीकरण प्रक्रिया का उल्टा क्या है?
तटस्थीकरण प्रक्रिया का उल्टा क्या है? तो हाइड्रोलाइसिस है, ठीक है, अपघटन है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 559 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं है, ठीक है, HF नहीं है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी नहीं है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। द्वितीयक पूछ रहा ना, कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक पढ़ते हैं वे प्रदूषक जो सीधे हवा में उत्सर्जित नहीं होते हैं बल्कि प्राथमिक प्रदूषकों और हवा के अन्य घटकों के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से वायुमंडल में बनते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा, O3, पैन इत्यादि, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 590 नंबर में। यदि कोई रोग गैर मानव जानवर से मानव में फैलता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है पशुजन्य रोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पशुजन्य रोग। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 591 नंबर में। वायु प्रदूषण का प्रभाव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो पत्तियों पर पाया जाता है, ऑन द लीव्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 592 नंबर में। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि अपघटनीय। और देखिए ऑप्शन क्या है? विद्युत लेपन, विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। समरी क्या कह रहा है? विद्युत धारा को विद्युत आवेश के प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें किसी चालक जैसे कि धात्विक तार के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। और देखिए अगला पॉइंट है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पेयर होता है। विद्युत धारा का मात्रक जो है वो एम्पेयर होता है। आइए 593 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सापेक्ष का इकाई चुनें। तो सापेक्ष का इकाई नहीं होता है, नोड यूनिट होता है इसमें। इनमें से कोई नहीं, कोई इकाई नहीं होती सापेक्ष की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 594 नंबर देखिए क्या कह रहा है? यदि कपूर को खुले बर्तन में रखा जाए तो उसकी मात्रा घटती रहती है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को जो है सब्लिमेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की होता है 595 नंबर में। 595 नंबर कह रहा है कि उस धातु का नाम बताएं जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। इजी क्वेश्चन है। पारा, मरकरी जो है कमरे के ताप पर जो है तरल अवस्था में रहती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले इसके टॉपिक को देख लेते हैं। पारा कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है जिससे यह अन्य धातुओं के बीच एक अपवाद बन जाता है जो इन परिस्थितियों में ठोस होते हैं, ठीक है। ब्रोमीन कमरे के तापमान पर एक तरल अवस्था तरल में है लेकिन यह एक धातु नहीं है, यह एक हैलोजन है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 596 नंबर में। मछली पालन संकेत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मछली पालन संकेत जो है संवयवाद से संबंधित है, ठीक है, पॉसिबिलिज्म से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 597 नंबर में। लैंड सॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? लैंड सॉफ्ट विचारधारा जर्मन स्कूल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मन स्कूल से, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 598 नंबर पे। पर्यावरण प्रदूषक में निम्नलिखित में से किसे जन्म दिया? पर्यावरण प्रदूषक ने किसे जन्म दिया? तो न्यू डिटर्मिनिज्म को, नवनियतवाद को जन्म दिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नियतिवाद को, ठीक है। 599 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत सर्किट में प्रवाहित धारा की पहचान करता है? तो गैल्वेनोमीटर है, आम मीटर है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अंतिम प्रश्न है 600 नंबर। क्या कह रहा है कि तारों की चमक का प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो तारों का चमक
प्रकाशीय प्रक्रिया जो है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। समरी क्या कह रहा है, वायुमंडल से तात्पर्य प्रकाश के बंकन से है, क्योंकि यह पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न परतों से होकर गुजरता है, जिसमें कि परिवर्ती घनत्व और अपवर्तक सूचकांक होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह ऑप्टिकल घटना तारों जैसे कि आकाशीय पिंडों से प्रकाश के हमारी आंखों तक पहुंचाने के तरीके को प्रभावित करता है। ठीक है, टिमटिमाहट, टिमटिमाना या चमकना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है, जो तारे की चमक और स्पष्ट स्थिति में उतार चढ़ाव का कारण बनता है। ठीक है, आज यहाँ तक ही रखते हैं। 600 तक प्रश्न कवर कर लिए हैं। अगले 600 से आगे के प्रश्न को अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब, जो नए आए हैं उस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, शुक्रिया।